ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज इसमें आते हैं बच्चों। इसमें जो ये क्वेश्चन है ये है इसका लीनियर मास डेंसिटी ऑफ लैडर ऑफ लेंथ एल इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी। एक लैडर दे रखा है, उसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है। इसमें दे रखा है कि एक लैडर बनाते हैं, दो एंड ले लिया, ये एंड ए है, ये एंड बी है। इसकी लीनियर मास डेंसिटी लेमडा नॉट, इसकी लीनियर मास डेंसिटी 2 लेमडा नॉट, टोटल लेंथ है एल। लीनियर मास डेंसिटी लीनियरली वेरी करती है, लेमडा नॉट से इंक्रीज करके 2 लेमडा नॉट हो गई। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि पहले तो बताओ यहाँ से अगर x डिस्टेंस पे जाते हो तो लीनियर मास डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x कितना आएगा, यहाँ पे लेमडा क्या होगा, इसकी वैल्यू बताओ। तो यहाँ से चल के यहाँ तक जाने में टोटल हम लेंथ कितना चला एल लेंथ जाने में लीनियर मास डेंसिटी कितना इंक्रीज कर गई, तो लेमडा नॉट से 2 लेमडा नॉट यानी लेमडा नॉट इंक्रीज कर गई। तो यूनिट लेंथ में कितना इंक्रीज करेगी, लेमडा नॉट बाई एल। यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस आगे गए, x डिस्टेंस आगे जाने में कितना इंक्रीज करेगी, तो लेमडा नॉट बाई एल इंटू एक्स। तो यहाँ से चल के यहाँ तक जाने में इतनी डेंसिटी इंक्रीज करेगी, जितना पहले था उसमें इसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ की टोटल लीनियर मास डेंसिटी आएगी लेमडा, इसकी वैल्यू होगी बच्चे लेमडा नॉट प्लस जितना पहले था कुछ इंक्रीज कर गया, जितना इंक्रीज कर गया उसको ऐड करेंगे तो यहाँ का टोटल आएगा। ये बच्चे लेमडा नॉट बाई एल इंटू एक्स, लेमडा नॉट बाई एल इंटू एक्स। लेमडा नॉट को कॉमन ले लेना तो लेमडा हो जाएगा लेमडा नॉट इंटू 1 प्लस एक्स बाई एल, ये लेमडा आएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फिर पूछा है पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताओ। यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे गए, dx थिकनेस का एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया। जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है एक्स सी एम, एक्स की ये बात करेंगे, ये होता है बच्चे इंटीग्रल एक्स डी एम अपान में आता है इंटीग्रल डी एम, कहाँ से कहाँ तक 0 टू एल, 0 टू एल, ये लिमिट हो गई। एक्स 0 टू एल होगा, हमको पता है एक आंसर ये आ चुका है। जो लेमडा होता है dx लेंथ का मास स्मॉल होगा तो मास dm ले लो, तो लेमडा होता है बच्चे dm बाई dx, तो dm क्या होगा लेमडा इंटू डी एक्स। यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर पुट करोगे तो ये होगा इंटीग्रल x इंटू लेमडा डी एक्स अपान में होगा इंटीग्रल dm का मतलब लेमडा इंटू डी एक्स, लिमिट होगी 0 टू एल, यहाँ पे लिमिट 0 टू एल। लेमडा की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, तो लेमडा की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आएगा ये होगा इंटीग्रल x इंटू लेमडा। लेमडा की अगर वैल्यू पुट करते हैं तो लेमडा हमने कैलकुलेट किया है बच्चे लेमडा नॉट इंटू 1 प्लस एक्स बाई एल इंटू डी एक्स, लिमिट होगी 0 टू एल, अपान में आएगा 0 टू एल लेमडा नॉट, लेमडा की वैल्यू इंटू 1 प्लस एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करो, लेमडा नॉट से लेमडा नॉट गया, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे एक स्टेप और आगे लिखते हैं यार, लेमडा नॉट तो कैंसिल हो गया, एक्स यहाँ पे जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल होगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स बाई एल इंटू डी एक्स होगा। एक स्टेप और अगर आगे लिखते हो ये आएगा बच्चे इंटीग्रल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल इंटू डी एक्स अपॉन में होगा इंटीग्रल 1 प्लस एक्स बाई एल इंटू डी एक्स, लिमिट होगी 0 टू एल, लिमिट होगी 0 टू एल। इसको इंटीग्रेट करो जरा, अपर लिमिट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3l, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट l, अपॉन यहाँ पे होगा 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस यहाँ पे x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, नीचे आएगा l, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट l। यहाँ पे अगर लिमिट पुट करते हो तो अपर लिमिट l रखेंगे तो आएगा बच्चे एल स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे आएगा एल क्यूब बाई एक l गायब होगा तो एल स्क्वायर बाई 3, माइनस लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा सब। यहाँ पे अपर लिमिट l रखेंगे तो आएगा l प्लस एल स्क्वायर से एक l गया तो आ जाएगा l बाई 2, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा।
चेक करना यार, ऊपर आएगा 5/6L² अपॉन नीचे आएगा बच्चे 3L/2। 3L/2, एक L से एक L गया, कितना आएगा आंसर? 5L/9। ये आएगा 5L/9, ये आंसर होगा। तो सेंटर ऑफ मास जो इस लैडर का लेफ्ट पोजीशन होगा वहाँ से 5L/9 पे होगा, यानी जो एंड ए है यहाँ से 5L/9 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आएगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे, यानी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ठीक है, इस प्रॉब्लम को देखोगे तो इसमें लिखा है कि 2 persons A and B each of mass 100 kg are on a frictionless surface। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, A का मास 100 kg है, ठीक है, B का मास भी 100 kg है। इस ब्लॉक का मास है बच्चे 50 kg। A का 100, B का 100। B इसकी तरफ आ रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से। अब ये पूरा दोनों लोग रेस्ट में थे। ए ने क्या किया, बी ब्लॉक को आगे की तरफ पुश किया विद वेलोसिटी v। तो जो 50 kg का ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में गया वेलोसिटी v से। जो ए है उसका मास 100 kg है, ये इसकी तरफ आ रहा होगा कुछ वेलोसिटी v से, ये ब्लॉक ये हो गया। तो इन दोनों के बीच में मोमेंटम कंजर्वेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर मैन ए और ब्लॉक दोनों को मिला के अगर आप सिंगल सिस्टम लेते हो तो इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। तो मोमेंटम कंजर्व करा दो। इनिशियली सिस्टम रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम 0, तो फाइनल भी 0। तो फाइनल कैसे लिखेंगे, इसको प्लस लोते माइनस होगा, ये हो जाएगा बच्चे 50 × v माइनस 100 × va इक्वल टू 0। यहाँ से ए की वेलोसिटी आ जाएगी बच्चे v/2। अब क्या हुआ, ये ब्लॉक पहुंचा बी के पास, बी ने इसको कैच किया। अब फाइनली अब क्या होगा, ब्लॉक और बी इन दोनों के बीच में कंसीडर करेंगे। तो बी कैच करने के बाद फाइनली क्या हुआ, बी और ब्लॉक दोनों लोग एक साथ चलने लगे। इसने इसको कैच किया, कैच करने के बाद ये दोनों लोग एक साथ चलने लगे और इस तरीके से मोशन होने लगा कि अब ए और बी इन दोनों के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ए तो v/2 से जा रहा था, ए की वेलोसिटी आ चुकी है बच्चे v/2, इधर जा रहा था। अब इस पूरे सिस्टम को भी सेम डायरेक्शन में जाना पड़ेगा v/2 से, तभी इन दोनों के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ब्लॉक आया, बी ने उसको कैच किया, कैच करने के बाद ब्लॉक और मैन बी दोनों v/2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे। तब क्या करेंगे, ये मैन और ये ब्लॉक, ये दोनों की इनिशियल सिचुएशन है ये दोनों की फाइनल है। फिर से दोनों के बीच में यूज करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, इसी को प्लस लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, तो इसका मोमेंटम होगा बच्चे 50 × v माइनस इसका इनिशियल मोमेंटम नेगेटिव में होगा 5 × मास 100 है माइनस 5 × 100 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनका वेलोसिटी इधर है तो नेगेटिव आएगा। टोटल मास 50 और 100 मिलके 150 आएगा, तो माइनस 150 × वेलोसिटी v/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी, इसको लेफ्ट में लाओ तो माइनस से प्लस होगा, 50 प्लस ये 150/2 75 आएगा इंटू v दोनों में कॉमन है तो इंटू v कर दिया इक्वल टू, इसको राइट में भेजेंगे तो माइनस से प्लस होगा, यह आ जाएगा बच्चे 500। यहाँ से v की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो तो v आ जाएगा 500 अपॉन 125। 50 और 75 मिलके 125 होगा। इसको अगर सॉल्व करो तो 20 आएगा अपॉन 5 यानी 4। आंसर होगा बच्चे 4 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लो, आंसर दिया होगा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर इसका बच्चे 4 मीटर पर सेकेंड होगा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ये ब्लॉक है, एक वेज है m1, दोनों का मास इक्वल दे रखा है 1 kg है, और इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में था। इनिशियली जो पूरा सिस्टम है बच्चे रेस्ट में है। जब ये ब्लॉक m2 पूरे सिस्टम को रेस्ट से अगर रिलीज करके छोड़ोगे तो m2 इधर मूव करेगा, नीचे आएगा। जब तक m2 यहाँ से चल के लोवेस्ट पॉइंट तक आएगा तब तक m2 की वजह से वेज पे लगने वाला नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कुछ इधर होगा। इसका एक कंपोनेंट पीछे आएगा, दूसरा कंपोनेंट डाउनवर्ड्स होगा। इस कंपोनेंट की वजह से वेज इधर भागेगा, ये वाला कंपोनेंट वॉल के नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा और वेज अपनी जगह पे फिक्स रहेगा।
यानी m2 जब यहाँ से ऊपर से लोवेस्ट पोजीशन तक मूव कर रहा होगा तो m1 रेस्ट में होगा, और यहाँ से चल के यहाँ तक जाने में वर्टिकल हाइट r है, तो m2 की वेलोसिटी अगर v0 लिखते हो तो आएगी बच्चे √2gr। डायरेक्ट यूज कर लिया हूँ, ना समझ में आए तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लेना, आ जाएगा। यहाँ पे रेडियस दे रखा है 5 मीटर है 2, जी की वैल्यू है 10, रेडियस है 5, तो आ जाएगा बच्चे 10 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही ब्लॉक यहाँ पहुँचेगा, यहाँ तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी v0, इसकी वैल्यू बच्चे 10 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये इसके आगे जाएगा तब इस ब्लॉक की वजह से इस वेज पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कुछ इधर लगेगा, उसका एक कंपोनेंट आगे आ जाएगा, और नॉर्मल के इस कंपोनेंट की वजह से वेज आगे भागेगा और फिर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। जब ये हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा तो वेज और ब्लॉक दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाती है। तो आगे की अगर मोशन को देखो तो आगे का मोशन होगा बच्चे कुछ ऐसा, ब्लॉक ऊपर गया, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेज और ब्लॉक दोनों की वेलोसिटी कॉमन होगी, फिर वहीं से ब्लॉक नीचे आने लगेगा, और जब तक ये ब्लॉक वेज के ऊपर रहेगा यानी राइट हाफ में, तब तक नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट हमेशा आगे की तरफ ही आएगा, और इसकी वजह से वेज की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो जब तक ब्लॉक इस राइट हाफ में रहेगा वेज के, तब तक उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी। तो ब्लॉक ऊपर जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, फिर ब्लॉक नीचे आएगा। जब ये ब्लॉक सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा तब तक इस वेज की स्पीड बढ़ती जाएगी। जब ये ब्लॉक लोवेस्ट पोजीशन पे होगा वहाँ पे वेज की स्पीड मैक्सिमम होगी। उसके बाद अगर वेज पीछे जाता है तो स्पीड डिक्रीज होना शुरू होगी, क्योंकि अब नॉर्मल का कॉन्टैक्ट कंपोनेंट पीछे आ जाएगा। अब इस पूरे प्रोसेस में इसको ले लेंगे इनिशियल, इसको ले लेंगे फाइनल। इस इनिशियल सिचुएशन में ब्लॉक मूव कर रहा था v0 से यानी 10 मीटर पर सेकेंड से, और वेज रेस्ट में था। फाइनल सिचुएशन में वेज आगे जा रहा होगा किसी वेलोसिटी v से, ब्लॉक पीछे आ रहा होगा, कहीं भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, पूरे सिस्टम की एनर्जी कंजर्व है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम भी कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व मोमेंटम कंजर्व, दोनों ब्लॉक का मास इक्वल, यानी ये बिल्कुल कंडीशन वैसी ही है जैसा इलास्टिक कोलिजन में होता है। तो अगर सिचुएशन इलास्टिक कोलिजन वाली है, मैथमेटिकल इक्वेशन इलास्टिक कोलिजन वाले ही बनेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन वाले, तो मैथमेटिकल रिजल्ट भी वही आएगा जो इलास्टिक कोलिजन में होता है। और हमको पता है कि इलास्टिक कोलिजन में जब दोनों का मास इक्वल हुआ करता था तो कोलिजन के बाद फाइनली दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती थी। तो यहाँ भी दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज कर दो, यानी वेज की वेलोसिटी ब्लॉक को दे दो, ब्लॉक की वेलोसिटी वेज को दे दो, तो वेज की वेलोसिटी ब्लॉक को देंगे तो वेज की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सॉरी ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और ब्लॉक की वेलोसिटी वेज को दोगे तो वेज आगे की तरफ मूव कर रहा होगा 10 मीटर पर सेकेंड से। तो इस सवाल में पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ वेज क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक m1। एक मिनट रुक जाना बेटा, ब्लॉक की पूछा है ना, हाँ ठीक है यार सही है, उसमें मैंने जिसको वेज बोला था उसको उन्होंने ब्लॉक बोल दिया है, ठीक है ना। मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक m1 है, m1 का मतलब इसी वेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेज की मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी आएगी बच्चे 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस सवाल का आंसर होगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर है फाइनल। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रखा है टू बॉडीज ऑफ सेम मास टाइड विद एन इन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L लाई टुगेदर, ठीक है ना। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लिया, एक स्ट्रिंग है, दो पार्टिकल कनेक्टेड हैं स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग की टोटल लेंथ L है, एक को ऊपर की तरफ वेलोसिटी दे दिया √6gl। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब ये ब्लॉक ऊपर पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो दूसरा वाला रेस्ट में होगा। कब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक कि पहला वाला पार्टिकल L लेंथ ऊपर ना हो जाए, या जब तक यूं कहें कि जब तक स्ट्रिंग टाइट ना हो जाए। तो स्ट्रिंग के टाइट होने के जस्ट पहले की सिचुएशन ये है, ये लेंथ L होगी, जस्ट स्ट्रिंग टाइट होने वाली है, उस सिचुएशन में यहाँ से ये वेलोसिटी ले लिया v1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला ब्लॉक पार्टिकल अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा होगा, क्योंकि टेंशन तो 0 होगी तब तक। यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिंग स्लैग्ड कंडीशन में टेंशन 0 होगी, सिर्फ mg लग रहा होगा, तो सिर्फ एक्सेलरेशन g होगा। तो यहाँ से यहाँ तक थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हो, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, मतलब √6gl का स्क्वायर करेंगे तो 6gl होगा माइनस 2a का मतलब g, s का मतलब l। तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √4gl,
√4GL। अब जैसे ये पार्टिकल इसके थोड़ा सा भी आगे जाएगा स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, ये वाला पार्टिकल भी टेंशन की वजह से ऊपर उठ जाएगा और दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे। तो ये स्ट्रिंग के टाइट होने के जस्ट पहले है ये डायग्राम स्ट्रिंग के टाइट होने के जस्ट बाद में है। इस सिचुएशन में दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, वो कॉमन वेलोसिटी भी है। इसे इनिशियल ले लेना, इसे फाइनल ले लेना, फिर से मोमेंटम कंजर्व करा दो, क्योंकि mg तो नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, ठीक है। और टेंशन फोर्स इम्पल्सिव होगा स्ट्रिंग के टाइट होने के दौरान, लेकिन उसका नेचर क्या होगा, वो इंटरनल हो जाएगा पूरे सिस्टम के लिए, तो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, फिर से ये इनिशियल ये फाइनल, फिर से मोमेंटम कंजर्वेशन वाई में या वर्टिकल डायरेक्शन में, ये रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम 0। ये मूव कर रहा है √4GL से, मास दोनों का सेम है, तो इसका मोमेंटम होगा बच्चे m इंटू V1। तो m इंटू V1 का मतलब √4GL इक्वल टू जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग बिकम्स टाइट, मोमेंटम होगा m इंटू V प्लस m इंटू V मिलके 2m इंटू V। यहाँ से V की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो V आ जाएगा बच्चे √G इंटू L। V की वैल्यू √GL होगी, ठीक है। अब यहाँ से दोनों लोग एक साथ चलेंगे, ये इनिशियल सिचुएशन है, जब ये दोनों एक साथ चलेंगे तब तक पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ तक आ चुका है, ये है पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से L/2 ऊपर जा चुका है। अब इसके ऊपर चेक करते हैं कि पूरे सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। जितना दोनों पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा सेंटर ऑफ मास उतना और ऊपर जाएगा, तो L/2 में उसको ऐड करना होगा। तब यहाँ से हाईएस्ट पोजीशन तक पहुँचने में, हाईएस्ट पोजीशन पे अगर पूरे सिस्टम को पहुँचाओगे तो हाईएस्ट पोजीशन पे फाइनल वेलोसिटी दोनों की क्या हो जाएगी, 0। फिर से थर्ड इक्वेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन g होगा तो फाइनल यानी 0 का स्क्वायर, इनिशियल का स्क्वायर यानी v स्क्वायर, माइनस होगा 2 इंटू जी इंटू एच। तो h की वैल्यू आ जाएगी बच्चे v²/2g। v की वैल्यू कितनी है, v कितना है, √GL है, तो √GL का स्क्वायर करेंगे तो GL आएगा, तो GL/2g, g से g गया, h हो जाएगा L/2। तो पूरा सिस्टम L/2 और ऊपर गया, यानी सेंटर ऑफ मास L/2 और ऊपर जाएगा यहाँ से। तो जितना पूरा सिस्टम ऊपर जाएगा उतना ही सेंटर ऑफ मास और एक्स्ट्रा ऊपर जाएगा, तो L/2 और L/2 मिलके मैक्सिमम पॉसिबल हाइट अचीव्ड बाय सेंटर ऑफ मास इज HCM लिख दिया, L/2 प्लस L/2, आंसर होगा बच्चे L। इस सवाल का फाइनल आंसर L होगा। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अप टू विच सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ 2 मासेज राइजेज, आंसर है बच्चे L। इसके बाद अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट दे रखा है, ये है 3 आइडेंटिकल बॉल हैं ABC, तीनों का मास इक्वल है, इसको वेलोसिटी दे दिया V0। जब V0 वेलोसिटी आप दोगे इसको तो B इधर से भागेगा, तो ये दोनों A और C पास में भी आएंगे और इधर भी जाएंगे। जिस सिचुएशन में A और C दोनों के बीच में कोलिजन होने वाला होगा, उस सिचुएशन के जस्ट पहले यानी जस्ट बिफोर कोलिजन ऑफ A एंड C वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ A एंड C। अब ऐसी बात A और C दोनों की स्पीड सेम ही होगी, तो उस सिचुएशन में जब कोलिजन होने वाला होगा उस टाइम पे सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अब उस केस में दोनों स्ट्रिंग इधर आ चुकी होंगी, तो इस डायरेक्शन में सभी कॉमन वेलोसिटी से चल रहे होंगे, तो इसके पास भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होगी, इसके पास भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होगी। लेकिन ऐसे ये दोनों लोग आ रहे होंगे, तो ये A है, यहाँ पे C है, इन दोनों के पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ चुकी होगी, कुछ V1 नाम दे दिया ऐसे। तो एक ही जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो होगी √V1² प्लस V²। उसी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। पहले मोमेंटम कंजर्व करा लो, पूरे को मिला के सिंगल सिस्टम ले लिया, पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, तो इनिशियल मोमेंटम m इंटू V0, ये दोनों रेस्ट में थे बाकी इन दोनों का तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कराते हैं, तो m इंटू V, m इंटू V, m इंटू V, तो ये होगा बच्चे 3m इंटू V। तो V की वैल्यू आ जाएगी V0/3 यानी 9/3 यानी 3 मीटर पर सेकेंड। ये भी आ गया। एनर्जी कंजर्व करा दो, ठीक है ना।
एनर्जी कंजर्व कराते हैं, तो अगर एनर्जी को कंजर्व कराएंगे तो इनिशियल इक्वल टू फाइनल, तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी हो जाएगी। तो इनिशियल एनर्जी होगी बच्चे हाफ एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू फाइनल एनर्जी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इंटू वी स्क्वायर प्लस ए की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इंटू अंडर रूट, इसकी स्पीड क्या है वी वन स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, या वी स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर, रिजल्टेंट स्पीड होगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए की काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी है कि उतनी ही सी की होगी, तो एक की काइनेटिक एनर्जी लिख के इसका 2 टाइम्स, तो पूरे सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पूरे सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एम तो गया, इस 2 से ये 2 भी गया, इसको लेफ्ट में लाना तो ये हो जाएगा बच्चे हाफ वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ इंटू वी का स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर कर देना या ऐसे ही छोड़ दो, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट में जो है ना वही ए की स्पीड है या वही सी की स्पीड है, इसको स्पीड आप ए लिखा जा सकता है, सवाल में यही पूछा है। वी नॉट की वैल्यू है बच्चे 9, तो 9 का स्क्वायर बाय 2 माइनस वी आया है 3, तो 3 का स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू है स्पीड ऑफ ए, रिजल्टेंट स्पीड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा चेक करना यार, 81 हो जाएगा या 9 होगा, ठीक है 81 और 9 तो दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे 72 आएगा क्या बाय 2 इक्वल टू वी ए स्क्वायर, तो 36 आ जाएगा, तो ए की स्पीड कितनी होगी 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से सॉल्व करने के बाद बच्चे ए की स्पीड आएगी 6 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा फाइनल आंसर है। उतनी ही स्पीड सी की भी होगी, तो पूछा किसका है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए जस्ट बिफोर कोलिजन, तो आंसर होगा बच्चे 6 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, और नेक्स्ट में दे रखा है यहाँ पे 2 पार्टिकल, इसका मास m है, इसका मास 2 है, पूरा सिस्टम एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, इसको वेलोसिटी दे दिया v, तो पूछा इस इंस्टेंट पे बताओ स्ट्रिंग का टेंशन क्या होगा। तो टेंशन मान लो t है, इस m की अगर fpd बनाएंगे ब्लॉक b की, इस इंस्टेंट पे टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस टेंशन की वजह से इसका एक्सेलरेशन इधर होगा a, और एक ही अकेला फोर्स है t, तो t इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ए। इस इंस्टेंट की बात हो रही है, b की वेलोसिटी 0 होगी और a की वेलोसिटी भी इधर है। अब इस b के फ्रेम में चले जाओ, अगर हम b के फ्रेम में जाते हैं तो b के फ्रेम में जाएंगे बच्चे तो b को रेस्ट में लाना पड़ेगा, इसको फिक्स कर दिया, रेस्ट में आ गया, फिक्स हो गया। और अगर b फिक्स हो गया तो b के फ्रेम में a का पाथ कैसा होगा सर्कुलर, तो b के फ्रेम में a इस इंस्टेंट पे सर्कल में घूम रहा होगा, और अगर सर्कल में घूम रहा है, इसका मास 2m है, वेलोसिटी भी है, तो इसकी एफडी बनाते हैं a की, एफडी बनाएंगे तो यहाँ पे लगेगा टेंशन फोर्स t, और b के फ्रेम में बात हो रही है, b के पास एक्सेलरेशन है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, तो इसके फ्रेम में सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स की डायरेक्शन a की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, तो इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स कितना होगा, मास है 2m इंटू एक्सेलरेशन a, m इंटू ए की वैल्यू t है, ये हो जाएगा बच्चे 2 इंटू टी, तो इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स आएगा t और 2t मिलके 3t। अब इस b के फ्रेम में ये जो होगा एक सर्कल में घूम रहा होगा, इसके सर्कुलर पाथ का सेंटर यहाँ पे होगा, सर्कुलर पाथ की रेडियस l के बराबर होगी, तो नेट फोर्स t और 2t मिलके 3t इक्वल टू मास है 2m इंटू, अब इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर बाई आर, तो v स्क्वायर बाई आर रेडियस कितनी होगी l। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो टेंशन आ जाएगा बच्चे 2m इंटू वी स्क्वायर बाई एल ये आंसर होगा। स्ट्रिंग का टेंशन आएगा 2m इंटू वी स्क्वायर बाई एल, ठीक है ना। यहाँ पे t की वैल्यू आ गया 2m वी स्क्वायर बाई एल, एल नहीं यार यहाँ 3 है ना, यहाँ 3 होगा बेटा, 2m वी स्क्वायर बाई 3l, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 पार्टिकल हैं, दोनों का मास m है, कनेक्टेड बाई अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 12 है, इनिशियली दे लाई ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, स्मूथ टेबल पे हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, फर्स्ट केस में दे रखा है कि
दोनों आइडेंटिकल हैं। स्ट्रिंग की टोटल लेंथ तो 12 है, लेकिन अभी रेस्ट में थे और स्ट्रिंग की लेंथ L थी, दोनों के बीच का गैप L था, मतलब स्ट्रिंग टाइट नहीं होगी, लूज होगी, ठीक है ना, क्योंकि टाइट करेंगे तो टोटल लेंथ 12 हो जाएगी। इसमें पहले को बोल दिया, नाम दे दिया A, दूसरे का नाम दे दिया बच्चे B। 3 केस दे रखा है। फर्स्ट केस में बोला है कि हमने A को वेलोसिटी दे दिया कितना, U along BA, तो A को इस डायरेक्शन में U वेलोसिटी दे दिया। दोनों पार्टिकल को मिला के अगर आप सिंगल सिस्टम मानते हो, या स्ट्रिंग को भी शामिल कर लो, पूरे को अगर हमने सिंगल सिस्टम ले लिया तो एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोमेंटम कंजर्व होगा, मोमेंटम कंजर्व करा देंगे, ये आगे भागेगा। स्ट्रिंग तब तक टाइट नहीं होगी जब तक ये पार्टिकल एल लेंथ आगे ना चला जाए, और जैसे ही ए एल लेंथ आगे जाएगा वैसे ही बीच में दोनों के बीच का गैप टोटल 12 होगा, और उसके बाद स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, और टाइट होने के जस्ट बाद ये दोनों लोग कॉमन वेलोसिटी v से मूव करने लगेंगे इस डायरेक्शन में। ये कॉमन वेलोसिटी पूछा है, ठीक है ना। फाइंड द स्पीड विथ विच सेकंड पार्टिकल बिगिंस, ये b की स्पीड पूछा है, कॉमन वेलोसिटी नहीं पूछा है, v की स्पीड पूछा है। इस सिचुएशन में b की स्पीड v है, a की भी v है, तो v की वैल्यू चाहिए। मोमेंटम कंजर्व करा देना इस डायरेक्शन में, यहाँ पे मास m, यहाँ भी मास m है, इसका मोमेंटम 0, इसका आएगा m इंटू यू इक्वल टू, इस डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम इसका होगा m इंटू वी, इसका भी होगा m इंटू वी इक्वल टू होगा 2m इंटू वी। यहाँ से v की वैल्यू आएगी बच्चे u/2, v की वैल्यू आएगी u/2। फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा u/2। सेकेंड पार्ट में एट एन एंगल 180 डिग्री 120 डिग्री विथ AB, AB के साथ 120 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। तो सेकेंड पार्ट को अगर सॉल्व करना है, अभी तो दोनों के बीच की डिस्टेंस L थी, इसको हमने इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया विद इनिशियल वेलोसिटी u, और ये वाला एंगल आएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल है 120। ये रेस्ट में रहेगा, ये आगे जाएगा। थोड़ी देर बाद फाइनल सिचुएशन जब होगी, तो फाइनल सिचुएशन में ये पार्टिकल कहीं यहाँ पहुँचा होगा, और दोनों के बीच का गैप 12 हो चुका होगा। ये स्ट्रिंग के टाइट होने के जस्ट पहले की सिचुएशन है, स्ट्रिंग के टाइट होने के जस्ट पहले स्ट्रिंग की लेंथ जस्ट 12 होने वाली है, और ये वाला जो पार्टिकल है ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा वेलोसिटी u से, ठीक है। और इसको चला कहाँ से, यहाँ से ऐसे गया था। एक मिनट यार रुक जाओ थोड़ा सा, थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ हो गया बेटा। ये ऐसे, यहाँ पे ये सिचुएशन होगी बेटा, ये वाला एंगल 120 है, थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ बन गया था, ये 60 है, ये एंगल हमने ले लिया थीटा है, ठीक है ना। ये एंगल हमने ले लिया थीटा, ये ऐसे जा रहा था, और स्ट्रिंग के लेंथ की डायरेक्शन ऐसे है, ये एंगल है थीटा, ठीक है ना। अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा सामने, स्ट्रिंग के लेंथ के लॉन्ग ये एंगल थीटा, ये जा रहा था ऐसे u वेलोसिटी से। तो करेंगे क्या, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट कर देंगे, क्योंकि जब स्ट्रिंग टाइट होगी, स्ट्रिंग की वजह से जो भी इम्पल्स आएगा, जो भी टेंशन मिलेगा, स्ट्रिंग की लेंथ के लॉन्ग आएगा। तो जो पार्टिकल A है, इस पार्टिकल A की जो वेलोसिटी होगी स्ट्रिंग की लेंथ के लॉन्ग तो चेंज होगी, लेकिन स्ट्रिंग की लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज नहीं होगी। और जो B है, B पे लगने वाला फोर्स स्ट्रिंग की लेंथ के लॉन्ग होगा, तो B तो इसी डायरेक्शन में भागेगा। तो U का ये वाला कंपोनेंट आएगा U कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा U साइन थीटा। U को हटा देना, ये टाइट होने के जस्ट पहले की कहानी है। टाइट होने के जस्ट बाद की अगर हम बात करें, तो स्ट्रिंग के टाइट होने के जस्ट बाद ये B और A दोनों लोग इस डायरेक्शन में कॉमन वेलोसिटी v से चलना शुरू करेंगे, और A के पास जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है u साइन थीटा, ये उस इंस्टेंट पे तुरंत चेंज नहीं होगा, लेकिन ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में तुरंत चेंज हो जाएगा। तो अगर इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कराते हो, ये होगा m इंटू यू कॉस थीटा, ये आएगा बच्चे m इंटू यू इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, इस डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम इसका m इंटू वी, इसका भी m इंटू वी इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 2m इंटू वी। तो v की वैल्यू आ जाएगी u कॉस थीटा बाई 2, u कॉस थीटा बाई 2 आएगा। अब कुल मिला जुला के थीटा निकालना है,
इस ट्रायंगल में साइन रूल यूज कर लो, ये लेंथ एल है, ये लेंथ 12 है। साइन रूल अगर यूज करेंगे तो साइन थीटा बाई एल इक्वल टू साइन 120/12। इक्वेशन हो जाएगा बच्चे साइन थीटा बाई एल इक्वल टू साइन 120/12। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, साइन 120 को लिख लेंगे साइन 90 प्लस थीटा यानी 90 प्लस 30 अपॉन में आएगा 2। ये कॉस 30 बनेगा, कॉस 30 का मतलब √3/2, तो √3/2 और 2 मिल के आएगा √3/4। साइन थीटा की वैल्यू √3/4 है, यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 3/16। ठीक है, तो आ जाएगा बच्चे √13/4, √13/4। ये कॉस थीटा आ गया। यहाँ पे जब वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हो तो ये हो जाएगा u/2 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब √13/4, तो यू √13/8 आएगा इस ब्लॉक बी की वेलोसिटी या पार्टिकल बी की वेलोसिटी। ठीक है ना। और इसके बाद इसी में जो लास्ट पार्ट है इसी सवाल का, लास्ट पार्ट में दे रखा है बच्चों, जो थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, कि परपेंडिकुलर टू ए बी, जो पार्टिकल है ना उसको वेलोसिटी ए बी के परपेंडिकुलर दे दिया है। तो अगला क्वेश्चन आ गया यार, स्पेस के लिए कहाँ सॉल्व करें, यहीं पे थोड़ा सा स्पेस यहाँ निकालते हैं, ऐसे यहाँ पे या यहीं पे देख लो ना, यहाँ पे आ जाएगा। इसमें दे रखा बेटा एक ऐसे है, दूसरा ऐसे है, ये लेंथ एल है, ये बी है, ये ए है, इसको वेलोसिटी दे दिया यू इधर, ये ऊपर जाएगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी, स्ट्रिंग ऐसे होगी, ठीक है, ये इधर जा रहा होगा किस वेलोसिटी से, यू से, ये लेंथ एल है, ये लेंथ 12 हो जाएगी, स्ट्रिंग जस्ट टाइट होने वाली है। ठीक है ना, इस इंस्टेंट पे स्ट्रिंग जस्ट टाइट होने वाली होगी। और ये वाला एंगल ले लिया थीटा, तो साइन थीटा L/12 यानी 1/2 होगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 30 डिग्री, ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। ये टाइट होने के जस्ट पहले की कहानी है। तो u का कंपोनेंट करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट आएगा u cos 30 यानी u √3/2, ये वाला कंपोनेंट आएगा बच्चे u sin 30 यानी u/2। अब u को हटा सकते हो। अब जैसे स्ट्रिंग टाइट होगी, टेंशन इस स्ट्रिंग के लेंथ के लॉन्ग होगा, तो जो पार्टिकल ए है उसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में टेंशन का इफेक्ट नहीं आएगा, जो भी चेंज आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो स्ट्रिंग के टाइट होने के जस्ट बाद अगर डायग्राम बनाते हो, स्ट्रिंग के लेंथ के लॉन्ग दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी सेम आएगी, भी ले लिया, और ए के पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा u/2। तो स्ट्रिंग की लेंथ के लॉन्ग बच्चे मोमेंटम कंजर्व करा देंगे। तो टाइट होने के जस्ट पहले इस डायरेक्शन में मोमेंटम होगा m इंटू ये वाली वेलोसिटी, m इंटू ये वेलोसिटी है u √3/2 इक्वल टू स्ट्रिंग के टाइट होने के बाद इस डायरेक्शन में मोमेंटम आएगा m इंटू v प्लस m इंटू v, ये हो जाएगा 2m इंटू v। m से m गया, 2 से डिवाइड कर देना, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी u √3/4। तो b की वेलोसिटी आएगी स्ट्रिंग के टाइट होने के जस्ट बाद u √3/4, ये आंसर होगा। ठीक है। और इस वाले सवाल में बेटा ना हर एक पार्ट में इम्पल्सिव टेंशन भी पूछा है, तो टेंशन का इम्पल्स पूछा है, तो जो बी है ना, बी के मोमेंटम में जो भी चेंज आएगा वो टेंशन के इम्पल्स के इक्वल ही आएगा। जैसे फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में टेंशन का इम्पल्स कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, तो m इंटू वी कितना है u/2, तो आंसर होगा बच्चे m इंटू u/2। सेकेंड पार्ट में, पहले थर्ड पार्ट का देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में u √3/4 है, तो बी का मोमेंटम पहले रेस्ट में था, बाद में वेलोसिटी बी है, तो बी के मोमेंटम में कितना चेंज आया, फाइनल मोमेंटम m इंटू वी माइनस इनिशियल 0। तो थर्ड वाले पार्ट का आंसर होगा बच्चे m इंटू वी, यानी m इंटू वी का मतलब u √3/4। वैसे ही सेकेंड पार्ट में भी चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, कितना है बस चेक कर लेते हैं, √13/8 था, √13/8। तो फाइनल जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो होगा फाइनल मोमेंटम m इंटू वी माइनस इनिशियल 0, ये हो जाएगा बच्चे इम्पल्स ऑफ टेंशन m इंटू वी का मतलब है u
√13/8 ये आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। दो पार्टिकल हैं ए और बी, मास एक का m है, दूसरे का मास 2m, स्मॉल पेग है। ठीक है ना, पुली जैसा मान सकते हो, पुली तो नहीं है, पेग है। बात वही है, यहाँ पे दोनों एंड पे दो पार्टिकल हैं, एक का मास m है, दूसरे का मास 2m है। टोटल लेंथ स्ट्रिंग की 4a है, तो इसकी लेंथ 2a, इसकी लेंथ भी होगी बच्चे 2a। यहाँ पे नीचे हॉरिजॉन्टल सरफेस है, टोटल यहाँ से इसकी डिस्टेंस 3a है, यानी ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस आएगी बच्चे a। इसका मास ले लिया m, इसका मास ले लिया 2m। पहले तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, एफपीडी बना लेंगे। ऊपर लगेगा टेंशन 2t, नीचे लगेगा 2mg। इस पे ऊपर लगेगा टेंशन t, नीचे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg। ये नीचे जाएगा एक्सेलरेशन a, इसका ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन a। अब a डैश ले लो, डिस्टेंस भी a दे रखा है, तो न्यूटन्स लॉ यूज़ करेंगे, तो 2mg - t = 2m × a डैश। इक्वेशन होगा बच्चे 2mg - t = 2m × a डैश। इसके लिए इक्वेशन होगा t - mg = m × a डैश। t - mg = m × a डैश, दोनों को ऐड कर दो, तो a डैश की वैल्यू आ जाएगी बच्चे g/3। g/3 आ गया। अब क्या होगा, फाइंड द स्पीड ऑफ b व्हेन a स्ट्राइक्स द टेबल। ये b है, ये a है, a का मास ज़्यादा है। कन्फर्म है कि जितना a नीचे जाएगा उतना b ऊपर जाएगा, दोनों लोग एक साथ चलेंगे, दोनों की स्पीड सेम होगी। जब a टेबल से टकराने वाला होगा, तो जिस स्पीड से चल रहा होगा उसी स्पीड से b भी चल रहा होगा। तो कोलिजन के जस्ट पहले का अगर डायग्राम बनाओ, तो कोलिजन के जस्ट पहले ये हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे किसी स्पीड v से जा रहा होगा, और अगर a नीचे आया तो b ऊपर चला गया होगा। a कितना नीचे आया a, तो b कितना ऊपर गया a, तो b की हाइट हो जाएगी टोटल यहाँ से 2a। ये ऊपर जा रहा होगा v वेलोसिटी से, तो यहाँ से चल के यहाँ तक जाने में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा g/3 होगा। डिस्टेंस मालूम है कि a कितना नीचे गया a, तो थर्ड इक्वेशन यूज कर लेंगे, v² = u², u की वैल्यू 0 है, प्लस होगा 2, a का मतलब g/3, डिस्टेंस कितना चले a, स्पीड आ जाएगी बच्चे, ये a है, ये b है। जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द सर्किट इस सरफेस स्पीड हो जाएगी v = √2ga/3। ये आंसर है, √2ga/3। ये फर्स्ट पार्ट रहा। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, द टाइम दैट इलेप्स बिफोर ए फर्स्ट हिट्स द टेबल। कितना टाइम लगा था यहाँ से चल के यहाँ तक जाने का टाइम, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेना, v = इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस होगा एक्सेलरेशन g/3 × t। यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 3v/g। ये हो जाएगा 3/g, v की वैल्यू पुट कर देंगे √2ga/3, ga/3, ये टाइम लगेगा। ठीक, फिर पूछा है टाइम फॉर विच ए इज रेस्टिंग ऑन द टेबल, कितनी देर के लिए ए टेबल पे रुकेगा, तब ए रुक जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और जैसे ही ए ऊपर जाएगा थोड़ा सा, अब होगा क्या, ये तो रेस्ट में आ गया, अब ये ऊपर जाएगा, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाएगा वैसे स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी, यानी इसके ऊपर जो बी का मोशन होगा स्ट्रिंग स्लैग करेगी, सिर्फ ग्रेविटी लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। इसके ऊपर जो बी का मोशन होगा उसमें बी का एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा। ठीक है ना, इसके ऊपर की मोशन के लिए एक्सेलरेशन आएगा बच्चे जी, बी हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, बी की वेलोसिटी 0 होगी, स्ट्रिंग स्लैक्ड होगी, फिर भी नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर जब नीचे पहुंचेगा यहाँ पे, फिर ये नीचे जाएगा, जैसे ही नीचे जाना और स्टार्ट करेगा वैसे ही ऊपर उठ जाएगा। तो अगर हमसे कोई पूछे कि ये कितनी देर के लिए यहाँ पे रेस्ट में रहेगा, तो जितनी देर के लिए भी ऊपर जा कर के नीचे आएगा, तो ऊपर जाने का टाइम निकाल के डबल कर दो, तो वो टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की मोशन के लिए फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन अपोजिट है तो -g × टाइम t, तो t की वैल्यू होगी बच्चे v/g, तो टोटल टाइम इसका डबल होगा 2v/g।
ये हो जाएगा बच्चे 2/g, v की वैल्यू पुट कर देना, v की वैल्यू √2ga/3 इंटू हो जाएगा बच्चे √2ga/3। ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है। अब आते हैं बच्चों इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इसमें दे रखा है कि 3 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ये दोनों रेस्ट में हैं, ये जाता है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, इन दोनों से टकराता है, इसका नाम दे दिया कुछ v0 है। ये डायग्राम है जस्ट बिफोर कोलिजन का, दोनों में कोलिजन होगा। कोलिजन के बाद अगर दोनों कोलिजन के बाद का अगर डायग्राम बनाओ तो कोलिजन के बाद की सिचुएशन होगी बच्चे कुछ ऐसे, ऐसे होगा क्या कि जब कोलिजन होगा, पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, जो आगे वाले दोनों बॉल हैं उन पे इम्पल्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ये दोनों तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन करेंगे, ये भी जाएगा इस डायरेक्शन में। और जो पहला वाला बॉल था, अगर इन दोनों के इम्पल्स इधर मिला तो इन दोनों के इसको इम्पल्स अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, ये वाला बॉल आगे की तरफ ही जा रहा होगा, यानी ये दोनों लोग इधर जाएंगे, ये बॉल सीधे जाएगा, इस बॉल की वेलोसिटी ले लिया v1 और इन दोनों की वेलोसिटी ले लिया बच्चे v2। अगर ये वाला एंगल कैलकुलेट करना चाहो, यहाँ सी रेडियस r होगी, ये 2r होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 1/2, ये वाला एंगल आ जाएगा 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। तीनों को मिला के सिंगल सिस्टम ले लेना, मोमेंटम कंजर्व करा देंगे इस डायरेक्शन में, हर एक्स डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन को नाम x दे दिया, इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करा दो। इनिशियल मोमेंटम होगा बच्चे m इंटू v0 प्लस इन दोनों का इनिशियल मोमेंटम 0, इस डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम इसका तो m इंटू v1 होगा, प्लस इनकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ये एंगल 30 होगा, m इंटू इसका v2 cos 30 प्लस इसका भी होगा m इंटू v2 cos 30, ये 30 है, तो इन एक का लिखेंगे तो m इंटू v2 cos 30, इतना ही दूसरे का भी होगा, तो एक का मोमेंटम लिख के इसका डबल, ये हो जाएगा बच्चे m इंटू v0 इक्वल टू m इंटू v1 प्लस हो जाएगा √3 m इंटू v2, m को हटा देना तो इक्वेशन आएगा बच्चे v1 प्लस √3 v2 इक्वल टू v0, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन ई का इक्वेशन लिख लेंगे कोलिजन वाला, इन दोनों में, इसमें और इसमें, तो जो ई है, ई की वैल्यू 1 है, इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है इसी डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच कंसीडर करेंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कंसीडर करेंगे इस डायरेक्शन में, इसका तो इधर v2 है, इसका v1 है, तो v1 का ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा, यह आएगा बच्चे v2 माइनस v1 cos 30 अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इनिशियल वेलोसिटी का लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में कंपोनेंट, यहाँ पे cos वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो आएगा बच्चे v0 cos 30। इसको लेफ्ट में लाओ, थोड़ा सा अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा बच्चे v2 माइनस v1 cos 30, v2 माइनस v1 cos 30 इक्वल टू हो जाएगा v0 cos 30 इक्वल टू v0 cos 30, cos 30 √3/2 हो जाएगा, तो v2 माइनस v1 √3/2 इक्वल टू v0 √3/2, ये है दूसरा इक्वेशन। ये पहला इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करके v1 और v2 कैलकुलेट कर लो, तो फर्स्ट वाले बॉल की वेलोसिटी v1, इन दोनों की वेलोसिटी v2 आ जाएगी। ठीक है, आई समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं बच्चों इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट में दे रखा है कि 3 ब्लॉक हैं, आइडेंटिकल हैं, तीनों का मास इक्वल है, ये दोनों रेस्ट में, स्प्रिंग एनएलपी पे है, ये किसी भी स्पीड से गया, m1 और m2 के बीच में कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद दोनों स्टिक कर गए, स्टिक करने के बाद दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे, स्टिक करने के जस्ट बाद अगर डायग्राम बनाओ तो m और m दोनों को मिला के सिंगल सिस्टम 2m हो जाएगा, ये स्प्रिंग अभी अपने एनएलपी पे होगी और इसका मास भी m है, ये जा रहे होंगे कॉमन वेलोसिटी v से,
या वी डैश या वी सी, कॉमन वेलोसिटी वी डैश ले लेते हैं, वी डैश। कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों के बीच में मोमेंटम कंजर्व करा दो, स्प्रिंग का फोर्स नॉन इम्पल्सिव नेचर का होगा, नेग्लेक्ट करेंगे ड्यूरिंग कोलिजन। तो इसका इनिशियल मोमेंटम है बच्चे m1 इंटू वी, यानी m इंटू वी प्लस b का 0 इक्वल टू, फाइनली दोनों एक साथ चलेंगे, ये होगा 2m इंटू वी डैश। तो वी डैश की वैल्यू आएगी v/2। ये कॉमन वेलोसिटी से दोनों लोग चलने लगेंगे। कोलिजन के जस्ट बाद का डायग्राम होगा, ये दोनों v/2 से चलेंगे, इसकी वेलोसिटी 0 होगी, रेस्ट में होगा, ये आएगा, ये होगा NLP पे। वेलोसिटीज ऑफ m1 m2 एंड m3 इमीडिएटली आफ्टर द इम्पैक्ट, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। ए और बी दोनों की स्पीड v/2 होगी, तीसरे वाले की स्पीड 0 होगी रेस्ट में। फिर सेकेंड और थर्ड पार्ट में पूछा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ m3, फिर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ m2। तो उसके केस में क्या करना कि इन दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी निकाल लो। मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, मिनिमम वेलोसिटी अगर होगी तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम आ जाएगी। उसका प्रोसेस ये होता है कि इन दोनों को मिला के सिंगल सिस्टम ले लेना। अब दो ब्लॉक मानेंगे, पहले का मास 2m, दूसरे का मास m, पूरे को मिला के सिंगल सिस्टम ले लिया और सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी बच्चे m1 v1, तो 2m इंटू v/2 प्लस m2 इंटू v2, तो m2 इंटू v2 0 अपॉन टोटल मास है 3m, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज v/3। अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जा करके दोनों ब्लॉक की अलग अलग वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाते हैं तो सेंटर ऑफ मास को रेस्ट में लाना होता है। सेंटर ऑफ मास को किया बच्चे फिक्स्ड। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को उल्टा करके दोनों ब्लॉक को दे दो। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v/3 इधर थी, उल्टा करके इसे देंगे तो इसकी वेलोसिटी होगी v/3 इधर, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v/3 उल्टा करके इसमें ऐड करोगे तो v/2 इधर, v/3 इधर, कितना बचेगा v/6, v/2 माइनस v/3 यानी v/6। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर इसकी वेलोसिटी की रेंज लिखते हो, ये 2m है, क्या आएगा v/6 आगे v/6 पीछे। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दोनों का ऑसिलेशन होगा, ये कहानी आपको पता है। तो v/6 से आगे जा रहा था तो वेलोसिटी v/6 आगे जाएगा, फिर वेलोसिटी 0 होगी, फिर पीछे आएगा, तो वेलोसिटी की रेंज होगी माइनस v/6 से लेकर के प्लस v/6 तक। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वेलोसिटी की रेंज माइनस v/3 से लेकर के प्लस v/3 तक। ये रेंज ऑफ वेलोसिटी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ग्राउंड के फ्रेम में यही रेंज कैलकुलेट करना हो, इसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को ऐड करना पड़ेगा। तो माइनस v/6 में v/3 ऐड करेंगे, ये बचेगा बच्चे v/6, और v/6 में v/3 ऐड करोगे तो आएगा v/2। सेम कहानी इसमें, ये है वेलोसिटी माइनस v/3 में v/3 ऐड करेंगे तो 0, v/3 में v/3 ऐड करेंगे तो 2v/3। ये है रेंज इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये है रेंज इन ग्राउंड फ्रेम, इसकी भी ये रेंज है ग्राउंड फ्रेम में। तो हमें आंसर ग्राउंड के फ्रेम में ही देना है। तब देखना यार, ये जो m1 और m2 हैं, m1 और m2 दोनों की वेलोसिटी ये है, m3 की वेलोसिटी ये है। तो m1 और m2 दोनों की मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी v/6, मैक्सिमम पॉसिबल v/2 ड्यूरिंग द मोशन। m3 की मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी 0, मैक्सिमम पॉसिबल 2v/3। तो सेकेंड पार्ट में पूछा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ m3। तो अगर ये वाला ब्लॉक m3 है, इसकी मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड 2v/3 है, तो m3 की जो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर लिखना चाहो यहीं पे लिख देता हूँ, मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी किसकी, m3 की, तो हाफ मास m है, मैक्सिमम वेलोसिटी 2v/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू v²/9, ये आ जाएगा बच्चे आंसर 2m इंटू v²/9। ये है मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ m3। फिर पूछा है कि मिनिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ m2। तो m2 की मिनिमम पॉसिबल स्पीड v/6 है, तो मिनिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी और m2 की अगर लिखेंगे, ये हो जाएगा बच्चे हाफ मास m है, स्पीड है v/6, v/6 का स्क्वायर करोगे तो आएगा बच्चे v²/36, ये आ जाएगा m इंटू v²/72, ये आंसर होगा। ये मिनिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ m2 है। तो सेकेंड और थर्ड पार्ट भी हो गए। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे।
मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, फिर से ये इनिशियल ले लेना, इसकी वेलोसिटी 0, इसकी v/2 अलग से सॉल्व कर लेते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल कंप्रेशन पूछा है, दोनों ब्लॉक के कोलिजन के जस्ट बाद की सिचुएशन है बच्चे। ये जा रहे होंगे v/2 से, स्प्रिंग अपने NLP पे होगी, इसका मास m है, ये रेस्ट में है, ये आगे जाएगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, ये भी थोड़ा आगे भागेगा। हमको पता है कि जब स्प्रिंग का कंप्रेशन मैक्सिमम होगा तो जो दोनों एंड पे ब्लॉक हैं कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, वो कॉमन वेलोसिटी ले लिया, यहाँ पे v डैश, यहाँ पे v डैश, वही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है। और यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल कंप्रेशन हो गया x। तो मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करके कॉमन वेलोसिटी निकालते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम है बच्चे 2m इंटू वेलोसिटी है v/2 प्लस दूसरे वाले का 0 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये 2m इंटू वी डैश प्लस यहाँ पे आएगा m इंटू वी डैश। तो वी डैश की वैल्यू आ जाएगी बच्चे v/3। अब मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम, इनिशियल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज में सिर्फ स्प्रिंग का वर्क आएगा, तो हाफ के इनिशियली NLP पे है तो 0 का स्क्वायर माइनस फाइनल कंप्रेशन x है तो x का स्क्वायर इक्वल टू पूरे सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये 2m है, ये m है, वेलोसिटी कॉमन है तो एक साथ लिख लेते हैं, ये होगा बच्चे हाफ, टोटल मास 3m, वेलोसिटी है v डैश का मतलब v/3, तो v/3 का स्क्वायर माइनस पूरे सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हाफ इंटू 2m इंटू v/2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा हाफ इंटू 2m इंटू आएगा v/2 का स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी। एक आध स्टेप और अगर आगे लिखें तो माइनस हाफ की x स्क्वायर होगा, ये होगा बच्चे माइनस हाफ इंटू के इंटू एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, ये चेक करना, mv²/6, ये आएगा बच्चे m इंटू v²/6 माइनस 2 से 2 गया mv²/4, यह आएगा m इंटू v²/4, m इंटू v²/4, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना यार, माइनस एक स्टेप और लिख देता हूँ, माइनस हाफ की एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/6 माइनस 1/4 कितना आएगा 12 ले लो, तो यहाँ पे 2 माइनस 3 माइनस mv²/12 आएगा। अब सॉल्व कर लेना बेटा, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो मैक्सिमम पॉसिबल कंप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। यहाँ पे दे रखा है एक चेन है, इसका मास 1 kg है, लेंथ दे रखा 1 मीटर है, ठीक है। वर्टिकली हैंग कर इसको छोड़ दिया तो चेन साइड में होती जाएगी, ऊपर वाला हिस्सा गिरता जाएगा। पूछा है कि जब x यानी 0.5 मीटर लेंथ टेबल पे आ चुकी होगी तो टेबल की वजह से चेन पे लगने वाला फोर्स क्या होगा। तो मान लो बेटा कि टोटल लेंथ L है, कुछ टाइम t में x लेंथ इस टेबल पे आ चुका है, तो t टाइम बाद अगर डायग्राम बनाओगे तो x लेंथ की चेन तो टेबल पे आ चुकी है, और जो रिमेनिंग हिस्सा है वैसे गिर रहा होगा। ये लेंथ x है, ये लेंथ बचेगी L-x, ये वाला हिस्सा तो फ्री फॉल कर रहा होगा क्योंकि उस पर ऊपर फोर्स लगाने वाला कोई नहीं है, सीधे mg की वजह से नीचे आ रहा होगा। तो पूरा हिस्सा x लेंथ नीचे आ चुका है, x लेंथ नीचे आने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी ये √2gx होगी, फ्री फॉल कर रहा होगा। ये वाला हिस्सा रेस्ट में आ चुका होगा। ये है कहानी किसी टाइम t की। अब स्मॉल टाइम इंटरवल dt में इस चेन का थोड़ी सी लेंथ और टेबल पे आएगी, कितनी लेंथ, dx लेंथ की, dx लेंथ। स्मॉल टाइम इंटरवल में जो dx लेंथ होगी वो यहाँ से नीचे आकर टेबल पे गिरेगी। तो स्मॉल टाइम इंटरवल में जो dx लेंथ आएगी, dx लेंथ कितनी होगी, v इंटू डी टी, क्योंकि टाइम t पे अगर चेन की वेलोसिटी v है तो नेक्स्ट टाइम dt में जो चेन की लेंथ जो नीचे टेबल पे आएगी वो होगी स्पीड इंटू टाइम v इंटू डी टी, क्योंकि स्मॉल टाइम इंटरवल में स्पीड चेंज नहीं होगी। तो किसी टाइम t पे अगर x लेंथ टेबल का यहाँ पे है तो नेक्स्ट टाइम इंटरवल dt में v इंटू डी टी लेंथ की चेन वापस इस टेबल पे आ जाएगी। ये वाला हिस्सा तो रेस्ट में था, लेकिन जो ये वाला हिस्सा तो v वेलोसिटी से नीचे जा रहा था, तो जो ये वाला हिस्सा था dx लेंथ का पहले भी वेलोसिटी से नीचे जा रहा था, उसके पास मोमेंटम था, बाद में तुरंत रेस्ट में आने के बाद मोमेंटम 0 हो गया,
यानी नीचे वाली टेबल से कुछ इम्पल्स मिला होगा इस स्मॉल एलिमेंट dx लेंथ का जो है उसको कितना इम्पल्स मिला i, वो जो इम्पल्स होगा बच्चे चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, टेबल के आने के जस्ट पहले v से मूव कर रहा था, मास dm ले लेंगे इंटू v, टेबल पे आने के बाद रेस्ट में आ गया तो 0। dm अगर लिखना चाहो तो dp इक्वल टू हो जाएगा बच्चे dm हो जाएगा लेमडा इंटू डी एक्स इंटू वी, ये हो जाएगा लेमडा, dx कितना है v इंटू डी टी इंटू वी, ये dp आ गया, dt को लेफ्ट में लाओ तो dp बाई जो dt आएगा ये आएगा बच्चे लेमडा इंटू वी का स्क्वायर। तो टेबल की वजह से इस x लेंथ पे तो फोर्स लग रहा होगा जो ग्रेविटी को बैलेंस करेगा, लेकिन टेबल की वजह से उस इंस्टेंट पे इस स्मॉल एलिमेंट dx पे इम्पल्सिव फोर्स ऊपर लग रहा होगा, वो फोर्स आएगा dp बाई dt लेमडा इंटू वी स्क्वायर। तो टेबल ने इस चेन पे टोटल कितना फोर्स लगाया होगा उस इंस्टेंट t पे, एक तो x लेंथ का वेट, x लेंथ का वेट कितना होगा, x लेंथ का मास होगा m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, एक तो इस वेट को बैलेंस करेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसके अलावा इस हॉरिजॉन्टल सरफेस की वजह से टेबल पे इम्पल्सिव फोर्स भी लग रहा होगा लेमडा इंटू वी का स्क्वायर, जिसकी वजह से स्मॉल एलिमेंट रेस्ट में आ रहा है, ये आंसर होगा। अब लेमडा की वैल्यू पुट करो, वी की वैल्यू पुट करो, यह आ जाएगा बच्चे m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, लेमडा है मास पर यूनिट लेंथ, वी का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हटेगा तो 2gx, 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा, तो 3mgx बाई एल आंसर होगा, ये आंसर होगा टोटल फोर्स। सरफेस ने चेन पे लगाया या उतना ही फोर्स चेन सरफेस पे लगा रही होगी उस इंस्टेंट पे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, ये आ जाएगा बच्चे 3, मास दे रखा है कितना 1 kg, जी की वैल्यू 10, एक्स से कितना 0.5 मीटर और टोटल लेंथ है 1 मीटर, ये कितना आ गया 15 न्यूटन, तो आंसर होगा बच्चे 15 न्यूटन। तो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 15 न्यूटन। आई होप समझ में आ गया होगा आपके।